हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सफलता क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास हो चुका है लाइव। सभी लोग जल्दी से आ जाओ भाई, सेशन को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आज के सेगमेंट में गुड आफ्टरनून मयूरी जी, गुड आफ्टरनून। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी, एक बार रिकैप कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है भाई। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने जाना था सबसे पहले व्हाट इज द हीट, यानी कि ऊष्मा क्या होता है। हमने देखा हीट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, मेथड है एनर्जी को ट्रांसफर करने का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ। ठीक है भाई। फिर हमने वहां पे देखा था इसके यूनिट्स। यूनिट्स में हमने बात करी थी कि एसआई यूनिट इसका जूल है, सीजीएस यूनिट इसका जो है सिंपली जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो बनता है आपका कैलोरी। जूल और कैलोरी में रिलेशन आपको जरूर याद रखना है कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं या फिर 4.20 जूल होते हैं। ये सारी बेसिक पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट हमने बात किया था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या था? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा ही उसका क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। जिसमें हमने टेम्परेचर स्केल 3 देखे थे, एक सेल्सियस स्केल, फिर केल्विन और फिर लास्ट में फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड था, केल्विन स्केल भी 100 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड हुआ, और बाद में हमने देखा जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो 180 पार्ट में डिवाइड हुआ था। इसके बाद हम जब आगे चले थे तो हमने देखा था हीट फ्लो के मेथड। हीट फ्लो के मेथड में हमने देखा था हीट क्यों फ्लो करती है, रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस, इस वजह से हीट फ्लो करती है। और दूसरा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही तेज हीट फ्लो भी हमने देखा था। फिर हमने मेथड 3 देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन यानी कि चालन, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है और स्पेशली कंडक्टर्स में होता है। इसमें मैटर के पार्टिकल खुद ट्रेवल नहीं करते, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। इन द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में हमने क्या देखा? इट इज ऑल्सो अकर इन ओनली इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड और गैस में होता है। इसमें मैटर के पार्टिकल खुद हीट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जितने भी आपके लिक्विड और गैसेस में हीट फ्लो प्रोसेस दिखते हैं आपको, लाइक बादलों का बनना या फिर भाप का बनना, ये सारी की सारी चीजें कन्वेक्शन है। फिर लास्ट में हमने देखा था रेडिएशन, जिसमें कि विदाउट एनी मीडियम हीट फ्लो करता है ईएम वेव के रूप में। जैसे बल्ब जब चलता है तो कमरा गर्म हो जाता है, या सन से जो लाइट आती है उसके साथ साथ हीट भी आती है, तो वो सारे के सारे रेडिएशन के पार्ट होते हैं। ठीक है भाई। फिर हमने छोटा सा बात किया था वहां पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस परम शून्य ताप। ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर मैटर के पार्टिकल्स मोशन बंद कर देते हैं, और ये लोवेस्ट टेम्परेचर है जहां तक हम पहुंच पाए। कितना होता है ये? -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। इसके बाद हमने देखा था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है जिस पर पानी तीनों स्टेट में एक साथ पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट एक साथ दिखे। वो टेम्परेचर कितना था? 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन, और प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको चाहिए था। ओके, तो यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था। यहां तक किसी को कोई समस्या? anyone have any type of query and any type of doubt, then you will ask. नो समस्या। ओके, अब आते हैं हीट पार्ट 2। हीट पार्ट 2 में बढ़ते हैं और उससे आगे की चीजों को समझते हैं, क्या क्या चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है। सिंपल सा, सबसे पहला पार्ट आता है स्पेसिफिक हीट। हिंदी में इसको कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है ये स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट हर पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर डिफरेंट सब्सटेंस
इट इज डिफरेंट। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है विशिष्ट ऊष्मा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है ये समझते हैं। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पानी है, अभी मान लो ये 1 लीटर की बॉटल है, वाटर बॉटल, तो 1 लीटर पानी है तो मतलब यूनिट मास हो जाएगा, सिंपल सा हम ले सकते हैं 1 किलो के फॉर्म में। तो 1 किलो पानी अगर मेरे पास है या 1 लीटर है, मैं इसको गर्म करता हूं और गर्म करने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया है जिससे इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है वो इस पानी की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, वही ऊष्मा पानी की विशिष्ट ऊष्मा है। अब ये हर पदार्थ के लिए अलग होती है, लोहे के लिए अलग होगी और आप किसी और पदार्थ के लिए जाएंगे उसके लिए अलग होगी, मतलब अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है ये आपको सिंपली समझ में आ गया कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास मतलब एकांक द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेस करने में यानी कि बढ़ाने में जितना ऊष्मा आवश्यक है यानी कि हीट रिक्वायर्ड है वही उसकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। बस सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या बनता है वो देख लेते हैं जरा। फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। कभी कभी कुछ किताबों में S लिखा होता है C की जगह, तो टेंशन ना लो, बात वही है। अच्छा, यहां से C क्या है, C है आपकी विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। M क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, द्रव्यमान। और डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर कितना आपने इंक्रीज किया है। और Q अमाउंट ऑफ हीट जो आपने इसको दी है। तो यहां से अगर आप C का फॉर्मूला निकालें तो C इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, ये बनेगा। ये बन गया तो आप यूनिट भी बना सकते हैं C का। यूनिट क्या बनेगा भाई, यूनिट बनेगा जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सिंपल सा इसका यूनिट बन जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा आपको समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। इसके बाद यहां से हमने C का फॉर्मूला बना लिया और आफ्टर दैट हमने यहां से देख लिया कि इसका यूनिट भी क्या होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है किस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, तो आप यहां पर आंसर चूज करेंगे पानी, वाटर। वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है, 1 किलोग्राम पानी है, तो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितना हीट चाहिए वो है 4200 जूल। तो पेपर में आता है कि किसका विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है, तो आंसर है वाटर का, क्योंकि पानी को 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में आपको 4200 जूल का हीट देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर सबसे ज्यादा पानी का है तो सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, लोवेस्ट स्पेसिफिक हीट, वो होती है मरकरी की। मरकरी यानी कि पारा, पारे की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे कम होती है। ठीक है भाई। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो विशिष्ट ऊष्मा क्लियर भाई, इससे ज्यादा आपसे विशिष्ट ऊष्मा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है।
बोलो भाई, विशिष्ट ऊष्मा में किसी को कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। एनीवन? कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर एकदम? ओके भाई, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा, या फिर इसको कहा जाता है छिपी हुई ऊष्मा भी हम लोग कहते हैं। लेटेंट हीट से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं पेपर में। क्या है भाई लेटेंट हीट, समझते हैं। लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किसी सब्सटेंस को जब दी जाती है तो उस सब्सटेंस का स्टेट बदल जाता है, बट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी कि तापमान नहीं बदलता, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। उसे कहते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास आइस है। कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपने उसको हीट प्रोवाइड कराया। जैसे ही आप आइस को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, वो कहाँ यूज कर लेता है आइस? अपना स्टेट चेंज करने में। मतलब ये अभी सॉलिड फॉर्म में था आइस, अब वो लिक्विड बन जाता है, यानी कि वाटर फॉर्म में लिक्विड बन जाता है, और लेकिन टेम्परेचर वही रहता है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को गर्म करेंगे तो सबसे पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बनेगी। तो गर्म करने के लिए जो आपने हीट इसको दी थी, उसने क्या किया? उसने इसका स्टेट चेंज कर दिया, मतलब अवस्था परिवर्तित कर दी। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट कहा जाता है। तो लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी सब्सटेंस का स्टेट बदल दे, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ना बदले, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं। नहीं भैया, बाद में बढ़ेगा, तुरंत की बात कर रहे हैं। तुरंत की बात कर रहे हैं, जब बाद में तो बढ़ेगा ही, बाद में तो बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत में जो हीट आप दोगे ना, वो हीट ये यूज करेगा सॉलिड से लिक्विड बनने में। तो टेम्परेचर उसमें नहीं बढ़ेगा, उसमें टेम्परेचर 0 ही रहेगा। आप कभी भी देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ सबसे पहले गर्म होकर 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बनेगी। उसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पानी आपका और गर्म होता जाएगा। ठीक है? हाँ, तो धीरे धीरे जो पानी बन रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही बन रहा है। उसके बाद उस पानी का तापमान बढ़ रहा है। उसी हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही चीज बॉइलिंग करने पर भी होती है। आपके पास पानी है, वाटर, कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भाप बनने लगता है। तो भाप बनने लगता है, लेकिन जब आप इसको उष्मा देते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये उस उष्मा का प्रयोग करता है वेपर बनने में, लेकिन सेम टेम्परेचर का ही। तो गर्म करने पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस का ही भाप बनता है, उसके बाद उसका तापमान और बढ़ने लगता है। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है ना, किसी भी सब्सटेंस को उसका स्टेट बदल दे लेकिन टेम्परेचर वही रखे, वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस को दी गई वो उष्मा है जो उसकी अवस्था परिवर्तित कर देती है, लेकिन तापमान नहीं बदलने देती। उसके बाद जब तापमान बदलने लगेगा तो वहां स्पेसिफिक आ जाएगी, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है स्पेसिफिक के बारे में। तो लेटेंट बहुत छोटे से देर के लिए आती है और अपना काम करके चली जाती है, फिर सारा का सारा खेल स्पेसिफिक खेलती है। ठीक है?
इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आपके पेपर में बनते हैं। कहते हैं कि बताओ 100 डिग्री सेल्सियस के पानी के कंपैरिजन में 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में जलना ज्यादा दिक्कत देता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है और जो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है उसमें एक अंतर है। पानी से वेपर बनने में जो आपने उष्मा दी उसने उसका स्टेट बदल दिया, यानी कि भाप के पास गुप्त उष्मा है और पानी के पास नहीं, इसीलिए भाप ज्यादा जलन देती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में जब हम पंखे के चलाकर बैठते हैं तो हमें ठंडक क्यों लगती है? रीजन यही है कि आपको पसीना आ रहा है, वो पसीना लिक्विड है, और जब पंखा चलता है तो वो पसीने को वेपर बनाने लगता है। तो पसीना जब वेपर बनेगा तो उसको उष्मा चाहिए, गुप्त उष्मा। तो कहाँ से लेता है? आपके बॉडी से। आपके बॉडी से उष्मा को लेकर भाप बन के उड़ जाता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यही तो है लेटेंट हीट। आपके शरीर से उष्मा निकल गई, आपको ठंडक लगने लगी। लेटेंट हीट सिर्फ इतनी सी अमाउंट है जो उसके स्टेट बदल देता है, बट टेम्परेचर नहीं। समझ में आया भाई? बताइए। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, बहुत कम समय के लिए ही होती है। ओके, ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बिल्कुल क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा के, सॉरी, गुप्त ऊष्मा के फॉर्मूला वगैरह क्या है, यूनिट वगैरह क्या है, वो समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू ml। यहाँ पे Q क्या है? गिवन अमाउंट ऑफ हीट है जो आप देंगे। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, मास है। और L क्या है? L है उसकी लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। ओके, अब यहां से L का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? Q बाई M। तो आप यूनिट भी बना सकते हैं आसानी से। Q जूल है, M kg है। तो जूल पर kg किसका यूनिट होता है भाई? ये होता है लेटेंट हीट का, यानी कि गुप्त ऊष्मा का। सिंपल सा पॉइंट ये समझ में आ गया। अब यहाँ से कुछ छोटे छोटी चीजें पूछी जाती हैं कि गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है। तो भाई गुप्त ऊष्मा यानी कि जो लेटेंट हीट है वो आपके दो टाइप की होती है। कौन कौन से? एक होता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग का लेटेंट हीट, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का लेटेंट हीट। मेल्टिंग का लेटेंट हीट कब यूज होता है? जब आप किसी सॉलिड को एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड में बदलते हैं, तो जो वो अमाउंट ऑफ हीट आप यूज करते हैं वो कहलाती है मेल्टिंग का। लेकिन वेपोराइजेशन में कब होता है? जब आपके पास कोई लिक्विड है और आप उसे गर्म करके वेपर बना रहे हैं, तो वो कहलाता है वेपोराइजेशन का लेटेंट हीट। ठीक है, तो दोनों लेटेंट हीट में ये छोटा सा डिफरेंस निकल के आता है। ओके, अब आपसे पानी का केस यहाँ पर पूछा जाता है। कहते हैं ये बताइए कि पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है, मतलब पानी को कितनी गुप्त ऊष्मा दी जाए कि वो भाप बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो आंसर है 540। तो यूनिट के अकॉर्डिंग आंसर देना भैया कि पेपर में यूनिट कौन सी पूछी है। अगर कैलोरी पर ग्राम है तो आंसर है 540। अगर जूल के फॉर्म में है और मोल है तो 40.8, और अगर जूल के साथ किलोग्राम है तो 2260। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, कैलोरी वाली। क्या आपसे पूछेगा कि बताओ पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनाने के लिए कितनी हम दे दें उष्मा, तो आप आंसर करेंगे 540 कैलोरी पर ग्राम आपको देनी पड़ेगी।
यह गुप्त ऊष्मा पाके वो अपना स्टेट बदल लेता है। सिंपल सा पॉइंट। बस बाकी आपको नोट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड ही करा दिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है, वो समझ लो, यहीं से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है। यहाँ पे हमें ग्राफ देते हैं आपको, ग्राफ को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि ए से बी तक कौन सी हीट यूज हो रही है, बी टू सी में कौन सा हीट यूज हो रहा है, सी टू डी जाएंगे और डी टू ई जाएंगे। तो इन चारों ही जो ग्राफ में कर्व दिए गए हैं उनमें कौन सा हीट यूज हो रहा है। हाँ भाई, इंग्लिश में भी नोट्स हैं, हमने आपको पीछे दिए तो हैं। बताइए, ए टू बी अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कौन सा स्पेसिफिक हीट है या फिर लेटेंट हीट है, कौन सा हीट आपको शो हो रहा है, ए टू बी। अगर आप कर्व देखें तो बताएं भाई। स्पेसिफिक हीट यूज हो रहा है, बिल्कुल सही। स्पेसिफिक हीट, नाजिन जी बिल्कुल सही बताया आपने कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बदल रहा है, -10 से 0 जा रहे हैं यहाँ पे टू बी में, तो यहाँ पर हो रहा है स्पेसिफिक हीट का यूज। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं mc डेल्टा टी। लेकिन मैं बी से सी की अगर बात करूं तो क्या सी हीट यहाँ पर दिखेगी आपको, बी टू सी अगर आप ग्राफ देखें तो लेटेंट हीट होगी, बिल्कुल सही भाई। क्यों, क्योंकि बी से सी जब आप जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो वही है, बट मैटर का स्टेट बदल रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, मतलब ml, लेटेंट हीट। तीसरा आता है सी टू डी, अगर आप जाएं तो सी टू डी में आप साफ साफ देख सकते हैं वाटर वाटर ही है, मैटर का स्टेट नहीं बदल रहा, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है। तो यहाँ पर फिर से हो जाएगी स्पेसिफिक हीट, यानी कि एम सी डेल्टा टी। और डी टू ई फिर से आपका स्टेट बदल रहा है बट टेम्परेचर नहीं, तो लेटेंट हीट, यानी कि ml। बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट इतना ही है जो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब आते हैं भाई, इसमें एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की कंडीशन से आपके पेपर में क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है? इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर मान लो आपके पास तीन सब्सटेंस हैं जिसका टेम्परेचर है T1, T2 और T3, ठीक है, और एक बड़ा सा सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर है T। हमने कहा T1 T के साथ कैसा है, साम्यावस्था में है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों के टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। और T1 T2 के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, और T2 T3 के साथ इक्विलिब्रियम में है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि T3 भी T के साथ इक्विलिब्रियम में होगा? यस और नो, बताओ भाई। हमने क्या कहा कि T1 T के साथ इक्विलिब्रियम में है, T1 T2 के साथ इक्विलिब्रियम में है, और T2 T3 के साथ है। तो क्या T3 T के साथ इक्विलिब्रियम में होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही, सारी कंडीशन फॉलो है। क्यों? क्योंकि अगर इसका इसका जैसे कि मैथ में नहीं पढ़ते हो, if A equals to B and B equals to C, so we can say that A is also equals to C, कह सकते हैं ना? सेम वही चीज यहाँ पर है। T1 T इक्वल है, T1 T2 के इक्वल है, T2 T3 के इक्वल है, तो T3 भी T के इक्वल जरूर होगा। यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरह से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि यहां पर तीन चीजें आपको दी गई थी। एक वुड दिया गया था, एक आपको स्पून दिया गया था, किसका? स्टील का, और एक आपको दिया गया था वाटर। ठीक है, और तीनों को ही एक कमरे में बंद करके रख दिया गया था। ठीक है, और कमरे का तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीनों के टेम्परेचर पहले थे T1 T2 T3, और रात भर कमरे में रखे रहे तीनों। रात भर रखने के बाद सुबह जब निकाला गया तो इनका टेम्परेचर मेजर किया गया T1 T2 T3। तो अब आपको यह बताना है कि T1 T3 और T3 में क्या रिलेशन रहा होगा। T1 T2 T3, या फिर T1 T2 T3, या फिर T1 T2 T3, या फिर बताइए भाई, अगर इन तीनों चीजों को रात भर एक बंद कमरे में 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए और सुबह इनका तापमान नापा जाए तो वो आता है T1 T2 T3। तो इसमें से क्या रिलेशन इनके बीच बनना चाहिए? हाँ भाई बताइए। तीनों इक्वल होंगे, बिल्कुल सही। तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये सब साम्यावस्था में आ चुके हैं। जैसे आप चाय बनाकर लाते हो, कॉफी बनाकर लाते हो, गर्म होती है, लेकिन जब आप उसको काफी देर तक रख देते हो बाहर तो वो ठंडी हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? कमरे के तापमान के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यही साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। ओके, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखो आंसर बताओ। The absolute zero is a temperature at which, हाँ ए ऑप्शन मयूरी जी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ए है। एब्सोल्यूट जीरो यानी कि परम शून्य ताप, जो कि हमने आपको बताया है, ये होता है जिसपे पदार्थ के कण मोशन करना बंद कर देते हैं। बस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? हाँ भाई, नाजरीन बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बाकी लोग आंसर बताओ भाई जल्दी से। ए बी सी या फिर डी? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, या फिर आपसे पूछा जाता है राजू, बिल्कुल सही आंसर है।
या फिर पूछा जाता है पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है। ये सारे ही क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप प्रेशर यानी कि दाब बढ़ा दोगे तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, और अगर आप प्रेशर यानी कि दाब कम कर देते हो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसका फर्क क्या पड़ता है, देखो प्रेशर कुकर में दाब ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, इस वजह से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप बनता है वो 100 पे ना बन के उससे ज्यादा तापमान पे जाकर उबलता है। इस वजह से खाना आसानी से पक जाता है जल्दी। लेकिन ऊंचाई वाली जगह पे क्या होता है, दाब कम होता है, जिस वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस की बजाय उससे पहले ही बॉयल होके उबल के उड़ जाता है। इस वजह से खाना देर से पकता है। यही सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक बोतल को पानी से भरा जाए और उसको फ्रीजर में रख दिया जाए ठंडा होने के लिए तो बोतल टूट जाती है, क्यों? कारण क्या है? हाँ भाई, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पानी ठंडा होने पर फैलता है भैया, करेक्ट आंसर है। गर्मियों में तो कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि पानी ठंडा ही नहीं होता। सर्दियों में समस्या होती है, आपने पेपर में पढ़ते नहीं हो, विंटर्स में क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां वाटर पाइप फट जाते हैं। पेपर में आता है कि यहाँ पर वाटर पाइप फट गया। क्यों? क्योंकि जब सर्दियों में पानी जमता है ना तो वो फैलता है, और पानी जमने पर फैलेगा तो बॉटल हो चाहे पाइपलाइन हो सब टूट जाते हैं। यही इसका सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, पानी बड़ा अजीब सा बिहेवियर दिखाता है। देखो, जनरली चीजों को गर्म करने पर वो फैलते हैं, है ना, और उनका घनत्व तो कम होता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है और आप उसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वो पहुंचेगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा, आयतन घटेगा, और घनत्व बढ़ेगा। और एग्जैक्ट 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो घनत्व होता है, मतलब डेंसिटी होती है, वो मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, और अगर आप 4 से कम पे जाओगे तो घनत्व आपका क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, जिससे कि वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और इसीलिए पानी फैलता है और इसलिए वाटर पाइप फट जाते हैं। तो 0 से 4 के बीच में पानी बहुत अजीबोगरीब खेल खेलता है, जो बाकी लिक्विड नहीं खेलते, इसीलिए पानी के पाइप ब्लास्ट हो जाते हैं। यही लॉजिक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, किसी भी गैस का तापमान अगर आपको नापना है तो आप इनमें से किसका यूज करेंगे? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, गैस का तापमान नापना तो गैस थर्मामीटर, बिल्कुल सही। हाँ भाई, चलिए करेक्ट आंसर की अगर बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी गैस का तापमान नापना है तो आप वहां पर यूज करेंगे पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसे आपने देखा है ना कि आपके बॉडी का कोरोना के टाइम पे बढ़िया सा टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपने देखा है कि वो लाते हैं अपने आपके बॉडी के पास और टच नहीं करते हैं और आपका टेम्परेचर मेजर हो जाता है। सेम वैसे ही पायरोमीटर भी काम करता है। पायरोमीटर जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान।
अगर आपको नापना है तो वो नापने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर का। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो पायरोमीटर यहाँ पे काम करता है, सूर्य का भी तापमान यही नापता है। सूर्य का तापमान यही नापता है। तो आपसे पूछा जाए किसी गैस का तापमान नापना है, सूर्य का तापमान नापना है, दोनों में ही आंसर ओके। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सब लोग सही कर सकते हैं। हाँ भाई, इसका आंसर बिल्कुल सही करना है, कोई गलती नहीं करेगा। ओके, 180 बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 180, क्योंकि फॉरेन हेड स्केल को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें 32 डिग्री फॉरेन हेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 212 डिग्री फॉरेन हेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसके इक्वल पार्ट जब हम बनाते हैं तो टोटल 180 पार्ट निकल के आते हैं। ओके बढ़िया है। चलिए अगले पे आते हैं। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, ये आपको बताना है। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसके पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है, पार्टिकल को एनर्जी मिलती है और जब एनर्जी मिलती है हाई लेवल का तो वो आसानी से अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, इसीलिए तो तापमान बढ़ जाता है। ये हमने आपको बता ही दिया था कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, आंसर बताए भाई। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, बताओ। सी ऑप्शन 0.24 बिल्कुल सही। 1 जूल जब कभी भी कैलोरी में बदला जाता है तो 0.24 आते हैं। अगर आपसे उल्टा पूछ लेता कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो आप ये कर देते 4.2। बिल्कुल ठीक है। तो आंसर करते समय ध्यान दीजिएगा किसमें किसका कन्वर्जन पूछा गया है। जूल से कैलोरी पूछा गया है तो 0.24, कैलोरी से जूल पूछा जाए तो 4.2, बस इतना सा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेशियर हमेशा तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो सबसे पहले कहां से पिघलना चालू होता है। सरफेस से। ओके, और बताओ भाई। साइड से। अच्छा, आपने कभी ग्लेशियर गिरते हुए देखा है, ग्लेशियर गिरते हुए देखा है कभी टीवी वगैरह में, कि ग्लेशियर खड़ा था अचानक से गिर गया, देखा है।
बताओ, वहीं पे आंसर छिपा हुआ है, उसी में पूरा आंसर है। कभी नहीं देखा ग्लेशियर? मूवी वगैरह कुछ नहीं देखा कभी भी कि ग्लेशियर गिरता कैसे है? टीवी है घर में कि एकदम आदिवासी ही वाला एकदम जीवन जी रहे हो भाई। अरे देखा है कभी, हम ये पूछे, आंसर छोड़ो। कभी देखा है टीवी में? एक टीवी होती है जिसमें चीजें दिखती हैं, मूवी वगैरह, तो उसमें कभी आपने देखा है ग्लेशियर को पिघलते हुए, गिरते हुए? ग्लेशियर जब कभी भी गिरता है ना भैया, तो वो हमेशा बॉटम से पिघलता है, साइड या ऊपर से नहीं होता। ऊपर से बिल्कुल हार्ड बना रहेगा, आप ग्लेशियर के ऊपर खड़े रहिए, ऊपर से पता ही नहीं चलेगा कब गिरने वाला है। ऊपर से पता चल जाए तो हम लोग हट ना जाए, ग्लेशियर के नीचे लोग दब के जो मर जाते हैं, वो यही समस्या है, क्योंकि ग्लेशियर ऊपर से एकदम हार्ड रहते हैं, पता ही नहीं चलता। और ग्लेशियर नीचे से, बॉटम से, जो उनका तल होता है, वहां से पिघलते रहते हैं। अगर ऊपर से पिघलते हैं तो ऊपर ही पानी की लेयर चढ़ी होती ना, ऊपर पानी होता तो हम जान जाते कि ये पिघल रहा है। ऊपर से कभी होता ही नहीं ऐसा, ऊपर एकदम हार्ड बिल्कुल व्हाइट कलर का सॉलिड बना रहेगा, नीचे से काम लग गया उसका और नीचे से स्लिप कर गया, और बस नीचे से गिरता है तो ऊपर वाला पार्ट अचानक से गिरता है इसी वजह से, क्योंकि बॉटम हट जाता है उसका। बॉटम जो उसको सपोर्ट करता है वही पिघल गया, बॉटम हट गया, पूरा का पूरा ग्लेशियर गिर जाता है। अगर ऊपर से ग्लेशियर पिघलता ना तो कभी ग्लेशियर गिरते ना, ऊपर से पिघल पिघल के पानी बन बन के, पानी बन के बह जाते। साइड से होता तो साइड से पिघल पिघल के निकल जाता, लेकिन ग्लेशियर तो तुरंत निकलते हैं, और वो भी पूरा का पूरा गायब हो जाता है ग्लेशियर जब टूट के गिरता है तो। क्यों? क्योंकि बॉटम से पिघलता है, नीचे से पिघलता है, ऊपर से नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा ग्लेशियर के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भाई मयूरी जी, बिल्कुल सही आंसर। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का ही तापमान कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है। तो कल आपको हमने लास्ट क्लास में करवाया भी था ये क्वेश्चन, जो कि है -40। -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसको आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या फ़ारेनहाइट में लिखो, बात वही है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। हीट एनर्जी जो हीटर कॉइल से ली जाती है खाना बनाने में, उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है? संवहन, चालन और संवहन, रेडिएशन और संवहन, या फिर तीनों? बताओ भाई। करेक्ट आंसर, ओके। एक आंसर आ चुका है, बाकी आंसर कब करोगे भाई जल्दी से? ओके, एक ही आंसर है भाई। चलिए भाई, एक ही आंसर आया हो, बिल्कुल सही आया है, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन ओनली। दो आंसर आ गए, दोनों सही है। मयूरी एंड नाजरीन, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब कॉइल गर्म होता है ना हीटर का, तो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हीटर का कॉइल जब गर्म होता है तो वो रेडिएशन दिखाता है, और वो खाने तक पहुंच रहा है तो वो गैस के द्वारा ही तो पहुंच रहा है, गैसेस के पार्ट के लिए तो उसको खाने को गर्म कर रहे हैं, मतलब वहां पर कन्वेक्शन हो रहा है। खाना गर्म होगा तो भाप बन के चीजें निकलेंगी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। दो आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपसे पूछ ही चुके हैं पीछे भी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? हाँ भाई बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। करेक्ट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो तापमान है साधारण, वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड आता है। ठीक है, और इससे ऊपर जाने पर आपको फीवर वगैरह जब आता है तभी इसके ऊपर टेम्परेचर जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हीट ट्रांसफर का फास्टेस्ट प्रोसेस कौन सा है? ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर? ऊष्मा प्रवाहित करने का सबसे तेज प्रोसेस कौन सा है? कंडक्शन, अच्छा भाई, चालन, संवहन, विकिरण या फिर इंसुलेशन? मयूरी जी बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट आंसर है रेडिएशन। कल बताया था ना भैया कि रेडिएशन ईएम वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो प्रकाश की चाल से चलती है। तो सबसे तेज यही है, फर्स्ट नंबर पे आती है। फिर इसके बाद कंडक्शन सेकंड प्लेस पर आता है और कन्वेक्शन सबसे धीमा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका है रेडिएशन, जो सबसे तेज होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ भाई। एक कुकिंग पॉट को ब्लैक कलर से कोटिंग क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कई सारे बर्तन आते हैं जो नीचे से ब्लैक कलर की कोटिंग उस पर की जाती है, क्यों? हाँ भाई, ओके, ए ऑप्शन, ब्लैक सब्सटेंस एब्जॉर्ब मोर हीट, बिल्कुल सही। जो ब्लैक सब्सटेंस होते हैं वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं, इसीलिए उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग करते हैं जिससे कि वो उष्मा ज्यादा अवशोषित करे और आसानी से आपका खाना पक जाए। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे काम करता है। चलिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अभी अभी आपको पढ़ाया है, डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? हाँ भाई, कौन सा है इसमें से डेफिनेशन विशिष्ट ऊष्मा का? तो विशिष्ट ऊष्मा आपको पता है कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वही विशिष्ट ऊष्मा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बन गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल अ मेटल कंटेनर फुल ऑफ हॉट वाटर इन वैक्यूम लूज हीट? अगर मान लो एक धातु का, गैलन क्या होता है? गैलन नहीं देखा, पानी जिसमें आता है, बड़े बड़े कंटेनर को बोलते हैं गैलन। वो आजकल पानी सप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा कि वो 20 लीटर की पानी की बोतल 10 रुपए 20 रुपए में बेचते हैं मार्केट में। हाँ, वो होता है गैलन। हाउ विल अ मेटल कंटेनर फुल ऑफ हॉट वाटर इन वैक्यूम लूज हीट? मान लो एक धातु का कंटेनर है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है और इसको वैक्यूम में रख दिया गया है, तो बताइए उष्मा कैसे प्रवाहित होगी? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर स्टे हॉट फॉर एवर?
ना 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 ना, कंडक्शन नहीं होगा भैया, कंडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम है, निर्वात, और आपको बताया था हमने कि बिना माध्यम के ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, इनको माध्यम चाहिए, और जब निर्वात में है तो माध्यम ही नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर है रेडिएशन। यह विकिरण के द्वारा अपनी ऊष्मा प्रवाहित करेगा, ठीक है। ऊष्मा को ट्रांसफर कैसे करेगा? विकिरण, यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करा दिए हमने, प्रैक्टिस करा दी है, इतना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट लगे घर में पढ़ने पर या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। ओके भाई, तो इतना तैयार करिएगा, बाकी चीजें आपको हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।